में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पिछले महीने के दिशा निर्देशों, जिनमें सिनेमा हॉल को फिर से खोलने की अनुमति दी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और सभाएं में प्रतिबंधों को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। राज्य के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को हमले की आशंका के इनपुट दिए। हमले के लिए ड्रोन या फिर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विभाग के पत्र के बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जो है वह जारी किया। पूरे शहर में ड्रोन और उड़ाई जाने वाली अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश में कहा गया कि आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही लोग ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एरियल मिसाइल या फिर पैराग्लाइडर के माध्यम से हमला कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाली जगहें और वीवीआईपी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने यूएपीए अधिनियम के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया। सूची में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शामिल है। सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की, कंधार IC 814 अपहरण का आरोपी यूसुफ अजहर, मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वाला टाइगर मेमन, छोटा शकील, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधुओं को आतंकवादी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शेड्यूल बिहार में प्रचार के लिए जारी किया गया है। सीएम योगी 28 अक्टूबर को 3 रैलियां संबोधित करेंगे। पहली रैली 12:20 पर गोरियाकोठी सिवान में होगी। दूसरी रैली गोविंदगंज पूर्वी चंपारण में 2 बजे। तीसरी रैली चनपटिया पश्चिमी चंपारण में 3:45 पर 29 अक्टूबर को भी बिहार में सीएम योगी 3 रैलियों में भाग लेंगे और इसके बाद सीएम योगी 10:40 पर दरौंदा सिवान में रैली करेंगे और इसी दिन 1:15 पर लालगंज वैशाली में दूसरी रैली और 3:30 बजे योगी की तीसरी रैली झंझारपुर मधुबनी में होगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर वोट मांगने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को उन्नाव पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि पिछले 3.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम ने साथ ही कहा कि हर वर्ग को उनकी सरकार ने नौकरी दी। यही नहीं, किसी भी नौकरी में रिश्वत नहीं देनी पड़ी। अंतर है, भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग क्यों? सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके लिए पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही देश है, पार्टी के लिए ही ये लोग जीते हैं और हर प्रकार की बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उन लोगों को पार्टी और परिवार के बाहर वे देख ही नहीं सकते। दृष्टि ही इससे बाहर की नहीं है। वे समाज और देश के बारे में क्या सोच सकते हैं, एक प्रश्न बार बार खड़ा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है और देश के हित को सर्वोच्च
यूपी के फिरोजाबाद में टुंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने जनसभा को संबोधित किया और सपा, बसपा और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने हमला बोला। जनसभा के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। समाज के कुछ लोगों ने विकास कार्य में होने को लेकर विरोध जताया। आपके पास ये बीहड़ का क्षेत्र है और इसकी सड़कें और खारा पानी मेन समस्या है। और पानी जिससे के लिए मैंने बता दिया, जब बोला भी है और अभी भी बोल रहे हूँ। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत इसी के कारण योजना शुरू हो रही कि पानी की टंकी बने, सप्लाई हो, शुद्ध पेयजल। सड़कें खराब। दूसरा देखिए, सड़कें आप यदि 2017 के पहले जाएंगे तब की सड़कों में अब भी बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। ये बिहाड़ का एरिया है। दूसरी बात, 2017 के बाद आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रामदास अठावले ने कल पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई और इसके बाद उन्हें कफ और बदन दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। अब देखना होगा कि पायल घोष क्वारंटीन होती है या फिर नहीं। राजधानी दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण सहित मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी के साथ फैला हुआ है। वहीं दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों की हड़ताल से लोगों का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही। बड़ा हिंदूराव अस्पताल और कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है और दिल्ली नगर निगम भाजपा के पास है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दल डॉक्टरों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित का कहना है कि दिल्ली में कोरोना और वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल का मेयरों को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें नगर निगम को कोई पैसा नहीं देना, उल्टा उनको दिल्ली सरकार के 6,800 करोड़ रुपए लौटाने हैं। केंद्र सरकार को नगर निगम के पिछले 10 साल के 12,000 करोड़ रुपए देने हैं। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसीलिए मेयरों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो केंद्र सरकार के पास जाकर पैसा मांगे। सरकार को जितना पैसा नगर निगम को देना था उससे 10 रुपए फालतू दिया है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हमें दिल्ली सरकार को एक भी पैसा नगर निगम को नहीं देना, उल्टे नगर निगम को दिल्ली सरकार का पैसा वापस है। हमने नगर निगम को 3800 करोड़ रुपए के लोन दे रखे हैं। तीनों नगर निगम को मिला के 3800 करोड़ के लोन दे रखे हैं। तो वो उनको वो पैसा वापस करना है। दिल्ली जल बोर्ड का 3000 करोड़ रुपए का पानी का बिल पेंडिंग पड़ा है नगर निगम के ऊपर। तो 6800 करोड़ रुपए नगर निगम को वापस करने हैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार को नहीं देने। नंबर 1, नगर निगम को केंद्र सरकार पूरे देश में नगर निगमों को पैसा देता है। दिल्ली नगर निगम के पिछले 10 साल के केंद्र सरकार के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए बकाया पड़े हैं। क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसीलिए दिल्ली नगर निगम के मेयर्स की हिम्मत नहीं हो रही कि केंद्र सरकार से जाके पैसा मांगे। तीसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है नगर निगमों के अंदर, वो भ्रष्टाचार उनको कम करना पड़ेगा। ऐसे जनता से टैक्स ले लेके सारा पैसा अगर भ्रष्टाचार में चला जाए वो ठीक नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रानी झांसी फ्लाईओवर नगर निगम ने बनाया, 178 करोड़ रुपए का बनना था, उन्होंने 750 करोड़ रुपए का बनाया। 550 करोड़ रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च करे उसके ऊपर। जबकि दिल्ली सरकार ने जितने फ्लाईओवर बनाए, हर फ्लाईओवर के अंदर 50 से 60 करोड़ रुपए, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए हमने बचाए हैं। तो अब हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग नगर निगम चला पाएंगे। अगर इस तरह से अगर इतना भ्रष्टाचार होगा तो फिर नगर निगम तो घाटे में जाएंगे ही। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में डॉक्टरों का सितंबर 2020 तक का वेतन जारी कर दिया है। निगम ने डॉक्टरों का जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेतन जारी किया। उत्तरी निगम ने सिर्फ डॉक्टरों का ही नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की सैलरी भी अगस्त 2020 तक की रिलीज कर दी।
वहीं उत्तरी नगर निगम से संबद्ध शिक्षकों और अन्य ग्रुप ए, बी, सी, अन्य क्लास 4 स्टाफ और दिहाड़ी मजदूरों की जून 2020 तक की सैलरी जारी की गई, तो साथ ही अप्रैल 2020 तक के पेंशन जारी किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टरों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर करना शर्मनाक है, तो साथ ही उन्होंने केंद्र से नगर निगमों को अनुदान देने का अनुरोध भी किया ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाए। पंजाब सरकार 64 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले पर विपक्ष द्वारा लगातार घेराबंदी की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इसके पहले कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के आवास के बाहर धरना दिया और फिर से ग्रामीण अध्यक्ष मेघचंद शेरमाजरा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के जिला इकाई को कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के आवास के बाहर धरना देना था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने निवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था और धर्मशाला आवास के पास आम आदमी पार्टी को धरना देने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पटियाला मेन चौक पर मंत्री धर्मशाला का पुतला जलाया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली की। सरकार ही बचा रही है क्योंकि सरकार ने क्लीन चिट दी है। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਆ। ਸੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ? क्लीन चिट ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ सीज फायर और एक तरफ आतंकियों की घुसपैठ की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। भारतीय सेना हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। तो बड़गांव में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर मिल पा रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सेना ने विशेष अभियान छेड़ रखा है और सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ की खबर मिल पा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ सीज फायर और एक तरफ आतंकियों की घुसपैठ की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और इसी क्रम में अब एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ की खबर की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर मिल पा रही है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। वहीं पंजाब के मानसा में 9 अक्टूबर को बुढ़लाड़ा के रेलवे स्टेशन पर किसान जत्थेबंदियों द्वारा लगाए गए जाम में अपनी जान गंवाने वाले 80 वर्षीय महिला तेज कौर के परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी और कर्ज माफी की सुविधा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन उगराहा द्वारा पहले डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को और फिर डिप्टी कमिश्नर के आवास का घेराव किया गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बुधवार 28 अक्टूबर को जगदलपुर के लाल बाग में झीरम शहीद मेमोरियल भवन की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर संभाग को 562 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे।
बघेल यहां विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मोरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे झीरम घाटी शहीद मेमोरियल भवन का भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद बघेल शाम 4 बजे रायपुर लौट आएंगे। यह स्मारक लगभग 2 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। वहीं हरियाणा के बल्लभगढ़ कांड को लेकर देश भर में रोष है। लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे आरोपों को लेकर एक बार फिर से जनता सड़कों पर उतर आई। वहीं बल्लभगढ़ हत्याकांड पर बोलते हुए तिरुपति देसाई, वुमेन एक्टिविस्ट और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है। बल्लभगढ़ में एक छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसके गोली मारकर हत्या की जाती है। पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करती है, लेकिन जो महिलाओं भारत में असुरक्षितता का वातावरण है। हाथरस की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, महाराष्ट्र की घटना हो या मध्य प्रदेश की घटना हो, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जहां पे जिस देश में बेटियां बचाओ ऐसे अभियान किया जाता है, वहां पे बेटियों की हत्या की जा रही है और ऐसे हर रोज जो है वो कई मामले सामने आ रहे हैं। और इसीलिए ऐसे जो मामले सामने आते हैं, इसमें जो गुनहगार रहते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको तुरंत जो है वो फांसी पर लटका देना चाहिए। कि महिलाओं की जो बात करते हैं सुरक्षा की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, आज वो लोग ही दिन रात उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार पे अपना मौन बांधे बैठे हैं। सारे जो सवाल जवाब हैं, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकारों की है। और आज फिर से ये जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, हत्या हुई है और ऐसी छोटी बच्ची की हुई है कि मैं मानती हूँ कि फिर से ये दोषी वो सरकारें हैं जो इस पे मौन बांधे हुए हैं और हर तरीके से उसके ऊपर कोई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में सोमवार शाम बीटेक छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। परिजनों ने जोरदार हंगामा किया, तो वहीं परिवार का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि अगर यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। हमें यूपी जैसा न्याय चाहिए। इस कड़ी में कई नेताओं के बयान सामने आए। ऊपर अत्याचार या कोई और भी जो एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है या कोई और कानून व्यवस्था की स्थिति है, चाहे वो मर्डर है। लेकिन सरकार और हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका विशेष प्रयास रहता है कि इस प्रकार की घटना अगर उनके संज्ञान में आती है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर एक्शन जरूर होता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक्टिवली उनको कंट्रोल करने के लिए कार्य करती है, लेकिन कुछ रिजल्ट उसी समय आ जाते हैं, कुछ देर के बाद आते हैं। सरकार का प्रयास है कि कानून व्यवस्था ठीक ढंग रहे। गुंडों ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, बाकायदा वीडियो बना, परंतु पुलिस नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। कहां गुम है खट्टर सरकार। बेटियों के साथ इस प्रकार से हो रहा अनाचार और हत्या। और केवल यही नहीं, होमगार्ड के जवान जुगल किशोर को इसी प्रकार से गोली मार दी जाती है। एक और दुकानदार को गोली मार दी जाती है। क्या बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगी खट्टर साहब? हरियाणा में 2 साल में 45% महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा गैंग रेप में देश में 1 नंबर पर है, केवल 2.5 करोड़ की आबादी का प्रांत। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को और शर्म आनी चाहिए ऐसी जजप्पा और भाजपा सरकार को। क्या बेटियां इस प्रकार से महफूज होंगी? क्या बेटियां अब बीकॉम का पेपर देकर अपने घर नहीं जा सकती? फरीदाबाद की बेटी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता तोमर की जिस प्रकार से हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, सरेआम हत्या की गई है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, तौसीफ पुत्र जाकिर पुत्र कबीर अहमद। ये पूरा का पूरा परिवार कांग्रेसी विचारधारा का परिवार है। जिस प्रकार से इस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है, ये विषय लव जिहाद का है। 2018 में भी इस बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। जब परिवार ने विरोध किया तो इन लोगों ने हाथ पैर जोड़कर माफी मांग ली और विषय को समाप्त कर दिया गया था।
करनी सेना हरियाणा सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार के मसलों में गंभीरता दिखाकर दोषियों को सरेआम फांसी की सजा दें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह विषय जाए, यह मामला जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर से एक बात कहना चाहता हूं कि पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज ना करें। दोषियों के परिवार वाले जो उनको बचाने में लगे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो। मन में बच्ची के लिए, उसके परिजनों के लिए असीम संवेदनाएं हैं। आयोग ने आज सुबह हमने मामले का नोटिस लेते हुए सीपी फरीदाबाद को पत्र लिखा है और पूरे मामले की हमने जानकारी ली है। विस्तृत रिपोर्ट के लिए हमें अगले 48 घंटे में हमें मिलने की आशा है। मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं एक बात व्यक्त करना चाहूँगी कि कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, कोई भी बेटी हो, हमारे हरियाणा की गुड़ियाएँ हों, किसी भी प्रकार की यदि उनको असुरक्षा की भावना से गुजरना पड़ता है गली मोहल्ले में, सड़कों में, और उसके चलते यदि महिला विरुद्ध अपराध होता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर अब सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो एक लड़की को सरे राह दिन दहाड़े सारे ट्रैफिक और सारे लोगों के बीच सड़क पे एक युवक ने ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी कार में अगवा करने की कोशिश की और उसके इनकार करने पे उसको कनपट्टी पे गन रख के उसको गोली मार दी। ऑन द स्पॉट उस लड़की की डेथ हो गई। तो ऐसे मामले जब आते हैं प्रकाश में तो हम लोग इतना ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि हमारी बहन बेटियां इस देश में कहाँ पे किस जगह सुरक्षित है, यही नहीं समझ में आता है। और एनसीडब्ल्यू की जो रेखा शर्मा है, अध्यक्षा हैं, उन्होंने अदालत को इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेने की रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो मेन अभियुक्त है उसके साथ जो दूसरा युवक था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको भी बराबर का इस जुर्म में भागीदार समझा। हरियाणा के पानीपत से आई एक खौफनाक खबर ने सबका दिल दहला दिया। यहां के देशराज कॉलोनी में 35 वर्षीय विवाहिता पर बाइक सवार 2 युवक एसिड फेंककर फरार हो गए। महिला एसिड की जलन और गंध से बेहोश हो गई। उसकी हालत गंभीर है। फैक्ट्री के लोग एसिड अटैक की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे और उससे पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से सिविल अस्पताल लाया गया। वहां उसकी हालत बिगड़ने लगी और इसके बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। किला थाना पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास पूछताछ की। महिला कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इस अटैक के बाद देशराज कॉलोनी में सनसनी फैल गई। राजीव कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय विवाहिता देशराज कॉलोनी स्थित एक कंबल फैक्ट्री में काम करती है। वह शाम करीब 6:30 बजे फैक्ट्री से काम खत्म करके घर के लिए निकली थी। वह फैक्ट्री से महज 20 मीटर आगे पहुंची थी कि वहां पहले से बाइक सवार 2 युवक खड़े थे। महिला जैसे ही बाइक सवार युवकों के पास से गुजरी, दोनों ने उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया और फरार हो गए। हाँ, कल शाम की घटना है ये। किला थाने इलाके में वो एक महिला किसी फैक्ट्री में काम करती है। वहाँ से जब वो निकलती है तो 2 लड़के जो बाइक पर थे वो उसके ऊपर एसिड का अटैक करते हैं और उसके मुंह पर वो कई जगह से जल जाती है। तो उसमें एफआईआर हमने उसी टाइम दर्ज कर ली थी और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आई। हम उसके आधार पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि बिहार के गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों को अर्धसैनिक बल के जिम्मे सौंपा गया है, तो साथ ही रोड ओपनिंग टीम बनाई गई है। मतदान के पहले यह टीम सड़कों की सुरक्षा करेगी। अर्धसैनिक बल की ही एक विशेष टीम का नाम रोड ओपनिंग टीम रखा गया है। वोटिंग से एक दिन पहले से ही मतदान केंद्रों के आसपास की सड़कों की गहन निगरानी ये टीम कर रही है ताकि नक्सली सड़कों को क्षति ना पहुंचा सकें। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल आज करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सिरसा पहुंची थी। लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान धरने और क्रमिक अनशन पर बैठे किसान सांसद को काले झंडे दिखाने के लिए धरना स्थल से लघु सचिवालय पहुंचे किसानों ने हाथों में काले झंडे ले रखे थे।
सूचना मिलते ही एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਈ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਟਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੇ ਪਰਸੋਂ दुष्यंत चौटाला ने राणिया का प्रोग्राम सी, साडी सारे किसान जथेबंदियां सारियां इकट्ठियां होकर। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शान भगवान रघुनाथ के शिविर में रोजाना लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जहां भगवान रघुनाथ की 4 समय पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं देवी देवता भी भगवान रघुनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, आम जनमानस भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा अर्चना देखने के लिए ढालपुर मैदान का रुख कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी शिविर को चारों ओर से पर्दों से बंद करने के चलते शिविर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही है। कि रघुनाथ जी मैंने खुद सुझाव दिया कि फेंसिंग मत निकालिए, फेंसिंग निकालेंगे तो फिर तो भीड़ नहीं काबू होगी। अब देखो ये लोग भी तो देख रहे हैं ना, यहाँ से ये कुछ हुआ तो देख लिया। अगर ये बंद हो फिर तो सारी गेट के ऊपर लगेगी ना भीड़, तो इसलिए उस भीड़ में तो फिर डिस्टेंस नहीं है। उससे अच्छा डिस्टेंस जाने दो। अच्छा खुला रखेंगे तो रेगुलेट हो जाएगी भीड़। पहला दिन तो बहुत होती थी, शायद इसलिए विभाग सरकार ने या समिति ने ऐसा किया होगा। लेकिन अब तो लोगों को आने दो कि भाई वो आएंगे, दर्शन करेंगे रघुनाथ के, देवताओं के दर्शन करेंगे। लगाई है, बैरिकेडिंग लगी है, बाहर रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते में गाइड करिए, लोग उससे आकर आए ताकि 2 गज की दूरी भी रहे, मास्क भी रहे। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद में धान की पराली में आग लगाने के मामले सामने आए, जहां कृषि विभाग को हरसेक के माध्यम से 58 जगहों पर आग लगने की जानकारी मिली। इसके बाद कृषि विभाग की तरफ से इन किसानों पर केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। वहीं कृषि विभाग की तरफ से अब तक 116 किसानों के खिलाफ धान की पराली में आग लगाने का केस दर्ज करवाया गया। आपको बता दें, 3 लाख एकड़ जमीन पर धान की बिजाई की गई। इसमें से 30% फसल की कटाई हो चुकी है और बाकी की कटाई चल रही है। कृषि विभाग की तरफ से हरसेक के आंकड़ों के मुताबिक पराली जलाने की जगह की वेरिफिकेशन कर मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब तक 385 लोकेशन मिली है
और इसमें से 153 लोकेशन जो है ना नो फायर इंसिडेंट्स की है, बाकी 116 पे FIR दर्ज हो चुकी है और अभी 58 के करीब कल आई है। तो हमारा बड़ा प्रयास चल रहा है, सभी जगह कैंप लगाए जा रहे हैं गाँव में, प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है, जैसे आज पोतीवाड़ी, कुकड़ावाड़ी, वन मंदोरी, पीली मंदोरी सभी किसानों को समझाया जा रहा है। और यहाँ बेलर भी लगभग 250-300 के करीब उपलब्ध करवा दिए हैं, सुपर सीटर भी 386 उपलब्ध करा दिए हैं। लगभग 3 लाख एकड़ टोटल जिले में जो है टोटल धान का रकबा है, जिसमें 2 लाख सब डिवीजन फतेहाबाद में है और 1 लाख सब डिवीजन टोहाना में है। तो अभी जैसे धान आपका जो है ना लगभग 30% के करीब अभी कट चुका है। हमने 115 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है और कल की जो पेंडिंग है 26, परसों के 58, इनके आज तो शाम तक मामले दर्ज। फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के 3 विधायक मौजूद रहे। परियोजनाओं में कॉलेज, बिजली घर, खेल स्टेडियम और कई सड़कें शामिल हैं, जिसको लेकर बातचीत की गई। वहीं विधायक टूडाराम ने बताया कि इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से आम जनमानस को काफी फायदा होगा। आज करीब 32 फतेहाबाद जिले में उद्घाटन हुए 59 करोड़ रुपए का फतेहाबाद जिले में और आधारशिला रखी गई है 40 करोड़ रुपए। लगभग ये 100 करोड़ रुपए के उद्घाटन और आधारशिला। ये सारे आप क्या नाम हल्के वाइज है, बिजली घर का है, कॉलेज का है, नई सड़कों का है, स्टेडियम का है, बिल्डिंग का है। जिले को कितनी सौगात दी गई है सर? हाँ जी, फतेहाबाद जिले को कितनी सौगात? नहीं, फतेहाबाद जिले की बात कर रहा हूँ मैं। ये 100 करोड़ रुपए की, जिसमें फतेहाबाद जिले की 100 करोड़ की और फतेहाबाद हल्के की बता रहा हूँ, भुन्ना जो कॉलेज बन के। गढ़वार थाना क्षेत्र के महाकरपुर में जन्मदिन के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग में भोजपुर के स्टार गायक गोलू राजा को गोली लग गई। गोली लगने से गायक घायल हो गया, जहां इलाज के लिए गायक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महकलपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में भोजपुरी गायक को बुलाया गया था। वहीं हर्ष फायरिंग में भोजपुरी गायक को गोली लगने से वह घायल हो गया। थाना गढ़वार अंतर्गत ग्राम महाकलपुर में भानु दुबे द्वारा अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा गोलू राजा गायक को बुलाया गया था। कार्यक्रम चल रहा था। देर रात किसी ने उस कार्यक्रम के दौरान ही फायरिंग कर दिया, जिससे गोलू राजा को गोली लग गई। वो यहाँ से बक्सर चले गए थे। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और पेट में गोली चली गई है। बातचीत कर रहे हैं, उन्हें वाराणसी उपचार के लिए भेजा गया है और साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत कर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। योगी सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 2 चरणों में इस प्रक्रिया को बांट दिया गया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। एक तरफ योगी सरकार 32,000 नियुक्ति पत्रों को वितरित कर रही है और वहीं इस चयन प्रक्रिया से वंचित शेष 37,000 अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। और इसी को देखते हुए आज जालौन के कलेक्ट्रेट सभागार में 69,000 भर्ती के सैकड़ों विद्यार्थियों ने पहुंचकर सरकार से नियुक्ति की मांग की है। मेरा नाम स्नेहा पटेल है और हम लोग यहाँ पे 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती है उसके लिए आए हुए हैं। हम लोग 2 साल से मानसिक पीड़ित हो रखे हैं। हम लोगों का ऑर्डर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर रखा है, जो कि 24 जुलाई को रिजर्व किया था। आज 24 अक्टूबर भी निकल चुकी है। हम लोगों के ऑर्डर को 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने के बाद भी ऑर्डर नहीं आया। हम सरकार से ये चाहते हैं कि एप्लीकेशन लगाए सरकार और हम लोग का ऑर्डर जल्द से जल्द रिलीज करवाए। हम लोगों को दीपावली से पहले नियुक्ति दे। हम लोगों के साथ में जो पढ़ते थे उन्होंने भी एग्जाम दिया है, उनको
उन्होंने नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। हम लोगों को भी 37,339 को नियुक्ति पत्र दे और दीपावली से पहले हम लोगों को भी खुशियां दे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर 4,000 से ज्यादा लोगों की जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। तो वहीं मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एसडी सिंह, मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, यूपी के उन्नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगा रहा और आप अपनी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जमावड़ा नजर आ रहा है। कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर 4,000 से ज्यादा लोगों की जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एसडी सिंह, मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी जो है वे भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहां पर वोट मांगने सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, जहां पर कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखा गया। 4,000 से ज्यादा लोगों की जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उधर हिमाचल के हमीरपुर में एनएसयूआई ने खेल खेलो नशा छोड़ो अभियान के तहत प्रेस वार्ता की और इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि खेल कार्यक्रम के तहत एनएसयूआई हमीरपुर मिट्टी से जुड़े खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करेगी और इन खेलों का हमीरपुर जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजन करेगी। आज एनएसयूआई हमीरपुर ने जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें हम लोग जो है एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं, खेल हमीरपुर। और इसमें जो है हमने जो ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई जो गेम्स हैं, जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इन 3 इवेंट्स में जो है वो हमीरपुर जिला के अंदर टूर्नामेंट गेम्स करवाने का जो है वो हमने फैसला लिया है इस इवेंट के जरिए। और इस इवेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवा वर्ग को जो है। राजस्थान में राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मारवाड़ जंक्शन में उपखंड मुख्यालय की सभी मिठाई और खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच की गई। तो साथ ही मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की गई और सख्त निर्देश दिए गए। देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश में दलितों के साथ आए दिन अत्याचार देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के शिवनाथपुरा में देखने को मिला, जहां पर 2 दलित लड़कों को रस्सी से बंधक बनाकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। बेखौफ होकर बदमाश इस वीडियो में दलित लड़कों के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। जानकारी के अनुसार ये दोनों लड़के प्लास्टिक बेचने का काम करते थे और इसी दौरान बदमाशों ने इन दोनों दलित लड़कों के साथ बंधक बनाकर मारपीट कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसपी श्याम सिंह के निर्देशन में मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल इवनिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी सांचौर को निर्देशित किया गया। इस पर तत्परता से कार्य करते हुए पीड़ित बालकों को तलाश किया गया और मिलने पर उनसे रिपोर्ट लेकर के एफआईआर दर्ज की गई और मुलजिम इन्होंने जो बताया अनुसार एफआईआर में तीनों मुलजिम रत्नाराम, दर्जाराम और किरण कुमार को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अयोध्या के सरयू तट पर अवैध बालू का खनन बदस्तूर जारी है। तो वहीं सोमवार को पुलिस ने छापेमारी कर 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया। इसके अलावा खनन में शामिल जेसीबी वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की गई।
आपको बता दें कि अयोध्या पुलिस को जानकारी मिली कि कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के माझा बरहटा इलाके में रात को खनन माफिया अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। एसएसपी दीपक कुमार के निर्देश पर डीएसपी निपुण कुमार अग्रवाल की टीम ने जब नदी के तलहटी इलाके में छापेमार कार्रवाई की तो मौके से अवैध रूप से बालू की खुदाई कर रही जेसीबी मशीन, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन के साथ अवैध खनन में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी लोग अवैध रूप से नदी के कछाड़ से बालू का खनन कर रहे थे। सभी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अयोध्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत माझा बराटे इलाके में अवैध खनन की सूचना पर मेरे द्वारा एएसपी सीओ सिटी निपुण अग्रवाल को छापेमारी के निर्देश दिए गए, जिसके अनुक्रम में वहां से जेसीबी, मोबाइल, बाइक्स और एक ट्रैक्टर जिसमें कि बालू भरा हुआ था और साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इतने सामानों को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाजपुर के अनाज मंडी में जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने निरीक्षण किया। धान क्रय केंद्रों पर लगातार मिल रही शिकायतों का समाधान करने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को किसानों के सामने आ रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए और लगातार मिल रही शिकायतों की जांच की। और इस दौरान जिला अधिकारी ने क्रय केंद्रों पर दस्तावेज की जांच की और किसानों को हो रही परेशानियों का तत्काल समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहित उनियाल ने दौरा किया और कर्णप्रयाग में प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। आगामी चुनाव में जनता इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। चमोली भ्रमण पर पहुंचे मोहित उनियाल ने कहा कि गांव-गांव जाकर पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनकर उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा। उनसे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी चुनाव में जनता को साथ लेकर कांग्रेस की वापसी के लिए जुट जाने का आह्वान किया गया। गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से हमारा ग्राम यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर हमने अभी 2 दिन पूर्व रुद्रप्रयाग ज़िले में कई गांवों में हम लोगों ने बैठक करी है। आज हम चमोली ज़िले के कुछ गांवों में गए थे और वहाँ हम लोगों ने जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ की जो पब्लिक है उनके साथ हम लोगों ने बैठकर चर्चा करी। हमारा मकसद है कि हम आम जनता से चर्चा करें और उनके जो मुद्दे हैं, जो क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या उनके जो गांव में सुबह से शाम तक जो उनको परेशानियां होती हैं, उसको लेकर हम जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है राजीव गांधी पंचायत राज संगठन और केंद्रीय जो कांग्रेस संगठन है, वहाँ तक उनकी बातों को ले जाएँ। और दूसरा अभी हम गाँव-गाँव जाकर अभी लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार द्वारा लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों का शोषण किया जा रहा है और ये लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचाएं, जिसके लिए हम लगातार से। उत्तराखंड के काशीपुर में रामनगर रोड स्थित सेंट्रल बैंक के सामने गार्ड आड़ी तिरछी खड़ी बाइकों को ठीक कराने के लिए बैंक के बाहर आया और इसी बीच अचानक से एक स्कूटी सवार से उसकी भिड़ंत हो गई, जिससे उसकी अचानक से लाइसेंसी बंदूक चल गई। बंदूक से चली गोली उसकी दाईं टांग में लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गंभीर हालत में उसे बैंक कर्मियों ने राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। क्या है मामला? ये सेंट्रल बैंक में वीरेंद्र सिंह रावत जी गार्ड हैं और इनके पाँव में गोली लगी है। अभी गोली के कारण पर कैसे लगी है इसकी जांच की। बैंक ऑफ इंडिया में हमारे गार्ड जो है बाहर पार्किंग और सही करवा रहे होंगे, तो इसी दौरान किसी बाइक वाले ने टक्कर मारी, जिससे बंदूक गिरने से फायर हो गया। उत्तराखंड के गदरपुर क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जो कि राजस्थान हरियाणा के रहने वाले हैं और ये लोग साधु के वेश में रेकी करते हैं और उन्हीं घर में निशाना साधते हैं जिस घर में बुजुर्ग और महिलाएं रहते हैं। गदरपुर थाना के रतनपुरी गांव में 24 अक्टूबर को हुई चोरी में गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसपी काशीपुर राजेश भट्ट ने बताया कि 24 तारीख को रतनपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उनके घर से चोरी की बात कही गई, जिसके खुलासे के लिए पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी।
जब छानबीन की गई तो उसमें संदिग्ध रूप से 2 साधु जो है वो दिखाई दिए। फिर उसके बाद उनकी पूरी जो है मूवमेंट को ट्रैक किया गया अन्य CCTV कैमरा से, तो इसमें टोटल 4 लोग का पता लगा और इनकी उत्तराखंड के ऋषिकेश के वीरभद्र रोड पर चल रहे सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। सड़क पर तारकोल छिड़काव के दौरान बाइक सवार 2 युवक चपेट में आ गए। गनीमत रही कि तारकोल गर्म नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लापरवाही के लिए युवकों ने कर्मचारी को टोका तो उल्टा कर्मचारी युवकों से बहस करने पर अड़ गए। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। कर्मचारी उलझते नजर आए, जिसके बाद युवक सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए चले गए। स्थानीय लोगों ने लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मनोज तोमर है। हम मार्केट से घर की साइड जाते हैं कोल घाटी से, तो यहाँ पर रोड बन रही थी तो तारकोल का छिड़काव हो रहा था। जैसे हम निकले वो अनाधुंधी बिना किसी चीज़ को देखे हमारे ऊपर तारकोल का छिड़काव कर दिया। उन्होंने देख भी लिया कि हमारे ऊपर तारकोल का छिड़काव हो गया है। मेरे भाई मेरे ऊपर, हमने रोका भी, उनको रुक भी नहीं रहे थे। उसके बाद हमने रोका, पास गए, ट्रैक्टर वगैरह रोका। उसके बाद फिर लोगों ने देखा, फिर उनको पता चला हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे आँख पैर ऊपर सारा का सारा तारकोल का छिड़काव हो रखा है। ऊपर से हम इनको बोलते हैं, समझते हैं ये उल्टा हमसे लड़ रहे हैं। जो ये सड़क पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही है, लगातार इसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं। मेरे द्वारा भी इसमें CM हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की गई थी पूर्व में, और आज चूँकि हॉट मिक्स का ये कार्य चल रहा है और सूरज ढलने के बाद ये कार्य किया जा रहा है लगातार, तो ये अनुज तोमर और इनके एक मित्र भी जा रहे थे, तो इनके बहुत लापरवाही से तारकोल का छिड़काव किया गया। आप देख सकते हैं दोनों लोगों को ऊपर से नीचे तक, मतलब इनकी आँखों में और स्किन में इनके पूरे कपड़े। उत्तराखंड के गदरपुर के जाफरपुर में स्थित पैकेजिंग हॉरिजन पैकेज प्राइवेट लिमिटेड में पानी लीकेज होने की घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पड़ोसी किसान की झूठी शिकायत पर आज कंपनी प्रबंधन ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। कंपनी के प्रबंधन प्रतिनिधि अजय कुमार मंडल का कहना है कि पानी लीकेज की मामूली घटना को तूल देकर पड़ोसी किसान सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल कर कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऊपर जो दबाव, जो आरोप लगाया गया है, हमारे कंपनी के बराबर में एक किसान है श्री राम स्वरूप जी, उनका जो आरोप है कि हम वो आरोप बिल्कुल गलत है और ना इस कंपनी में हमारा कोई ऐसा कुछ पानी गया हुआ है। जो पानी गया है वो एक एक्सीडेंटल पानी गया हुआ है अगर, और लेकिन वो जो आरोप बना रहे हैं कि हम उसके बदले में कि हम उसको लैंड को ले लें या लैंड को खरीद लें, जिसका रेट वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए या 70 लाख रुपए हमसे वो डिमांड कर रहा है, जो कि धर्मनगरी हरिद्वार स्थित नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारी इन दिनों भेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार अलग अलग यूनियन प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इसी क्रम में BMKP और इंटक के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेल प्रबंधन के खिलाफ मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और भेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने भेल प्रबंधन पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांगे न माने जाने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। की कई समस्याएं काफी समय से लंबित हैं और उनके समाधान का रास्ता प्रबंधन नहीं सोच रहा है। बराबर टेबल पर बार बार वार्ता करने के बाद भी उसके समाधान की ओर प्रबंधन नहीं बढ़ा। उसमें कई बिंदु हमारे इस तरह से पेंडिंग है, जैसे SIP का भुगतान जो दीपावली पर होता है, दीपावली के मात्र 18 दिन आज रह गए, आज तक उसके लिए कोई बैठक भी नहीं की गई। दीपावली में बोनस का भुगतान किया जाता है, बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाए, ये हमारी डिमांड है। PP का भुगतान हमेशा मई जून के महीने में किया जाता है, उस पर कोरोना का बहाना लेकर कोरोना की आड़ में आज तक भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भुगतान नहीं किया गया, बल्कि भुगतान की बजाय आज प्रबंधन के द्वारा अनेक कटौती। पंजाब के भटिंडा सिविल लाइन थाना पुलिस ने STF भटिंडा रेंज के DSP गुरशरण सिंह पर गंभीर आरोप लगने का मामला सामने आया। दरअसल उन पर निजी होटल में एक महिला का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने DSP के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश में मंगलवार को दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी और तत्व समझ लें जो नियम विरुद्ध भाजपा का साथ दे रहे हैं। हम सत्ता में रहें या ना रहें, वैसे तो हम रहेंगे, लेकिन हमें ऐसे तत्वों से निपटना अच्छे से आता है। उन्होंने कहा शिवराज सरकार अफसरों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। क्योंकि राज्य शासन का इन पर दबाव है। इनकी निष्पक्षता पर हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पूरा शासन, पूरा प्रशासन चुनाव को जनता के द्वारा नहीं, लेकिन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जीतने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से इमरती देवी जी ने कहा था कि हमें तो 7-8 सीटें चाहिए सरकार बनावे तो कलेक्टर जिता देगो, तो कलेक्टर जितावे की पूरी तैयारी हो रही। वहीं यूपी के गाजियाबाद के लोनी तहसील में स्वनिधि योजना का आयोजन किया गया। लोनी तहसील परिसर में विधायक नंदकिशोर गुर्जर और अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता के गरीब रेहड़ी पटरी वालों को आपको बता दें कि स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए राशि के प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। वहीं लगभग 6,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाकर उनको दिवाली से पहले लाभ दिए जाने के लिए जानकारी जुटाई गई। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक ऐतिहासिक कदम है। हरियाणा के यमुनानगर के जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पूर्व विधायक और जेजेपी जिला अध्यक्ष का बेटा पिस्टल तानता नजर आता है। दरअसल रॉयल्टी वाले अवैध खनन करने वालों को रोक रहे थे, जिसमें अर्जुन सिंह के भी वाहन थे और इसी को लेकर वहां जेजेपी जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह का बेटा पहुंचा। वहां उसकी तनातनी हो गई और उसने पिस्टल तान दी। हालांकि मौके पर खड़ी पुलिस ने उसे काबू किया। यूपी के चंदौली में स्वाट टीम और अलीनगर पुलिस ने एक नकली आरटीओ कार्यालय का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, यह नकली आरटीओ कार्यालय सरकारी आरटीओ कार्यालय के बाहर ही संचालित हो रहा था। मौके से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से नकली रजिस्ट्रेशन पेपर, डीएल समेत लैपटॉप, प्रिंटर और तमाम उपकरण बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले में विभागीय संलिप्तता की जांच कर रही है। इसके परिवहन कार्यालय गंज ख्वाजा के पास जो स्थित है, मुखबिर की सूचना पर हमारे जनपद की सर्विलांस टीम अतुल नारायण सिंह, अभय सिंह, स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक अलीनगर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में छापा मारा गया, जहां से तमाम तरह के कागजात जो कूट रचित थे बरामद किए गए। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान आत्महत्या को लेकर बीजेपी की गठित जांच समिति राजभवन पहुंची और राज्यपाल को अपना ज्ञापन दिया। वहीं जांच समिति ने किसानों की आत्महत्या की विस्तृत रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग धान की अधिक मात्रा में खेती होती है। किसान पूरी फसल को खराब होने से बचाने की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते वर्तमान में उनको नकली और गुणवत्ताहीन खाद दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी फसलों की बर्बादी हो रही है। उनको नकली और गुणवत्ताहीन कीटनाशक प्रदाय की जा रही है, उसके चलते वो फसल बचाने में नाकामयाब हुए। और दुर्ग जिला जिसे जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, 4 मंत्री वहाँ पर है, वरिष्ठ मंत्री वहाँ पर है, कृषि मंत्री जी का जिला है, और ऐसे जिले के किसान 2 स्थानों पर उन्होंने आत्महत्या किया। छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर राज रियासत के राजा महेंद्र बहादुर सिंह के निधन के बाद
उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए फिंगेश्वर लाया गया। दरअसल तबीयत खराब के चलते इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। आपको बता दें, राजा साहब राज्यसभा में 2 बार सदस्य चुने गए, 7 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम स्पीकर होने की वजह से उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा में राज परिवार सहित नगर के लोगों ने राजा साहब की स्मृति में मूर्ति बनाने का बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी का आकस्मिक निधन पूरा क्षेत्र शोक से संतप्त हो गया है। विभिन्न विधाओं के मालिक राजा तो लोग होते हैं, लेकिन विभिन्न विधाओं के मालिक, चाहे वो संगीत में हो, शिक्षा में हो, खेल में हो और लोगों की भावनाओं को समझने की हो, ऐसे राजा को खोकर हमने बहुत बड़ा चीज। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।